मैं रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से स्वाति गुप्ता आज आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है व्रत, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो इसमें क्या क्या होता है, पहले हम पहले जानेंगे व्रत में होता क्या क्या है। सबसे पहले होता है व्रत में केंद्र होता है। क्या होता है व्रत में केंद्र? ये क्या है? व्रत के बीचों बीच हम सेंटर पे क्या लेते हैं, एक बिंदु लेते हैं जिसे हमने क्या माना है ओ। इसे हम क्या बोलेंगे? व्रत का केंद्र। क्या लिखेंगे? व्रत का केंद्र। ये क्या है? केंद्र। उसके बाद आती है व्रत की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? अब देखिए, व्रत के केंद्र से उसकी परिधि पर स्थित किसी बिंदु तक की दूरी होती है। क्या होती है? व्रत के केंद्र से उसकी परिधि यानी कि लंबाई है ना, ये व्रत की लंबाई है, कहीं भी ले सकते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है व्रत की त्रिज्या होती है। क्या कहलाती है? व्रत की त्रिज्या। यानी कि हम त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, जिसे हम आर से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? व्रत की त्रिज्या। ठीक है, आया व्रत का केंद्र ओ हो गया इसमें, और व्रत की त्रिज्या आर। हम त्रिज्या को ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, ये व्रत की ये भी त्रिज्या हो गई, ठीक है, ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई। तो ये क्या है? ये व्रत की सारी त्रिज्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है व्रत का व्यास। व्यास क्या होता है? व्रत का व्यास व्रत के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखाखंड को व्रत का व्यास कहते हैं। क्या है? व्रत का व्यास व्रत के केंद्र से, कहाँ से जाएगा? व्रत के सेंटर से होकर गुजरने वाली रेखाखंड को व्रत का व्यास कहते हैं। यह व्रत की सबसे बड़ी सीधी रेखा होती है। ठीक है, यह व्रत की सबसे बड़ी क्या होती है? सीधी रेखा होती है। व्रत का व्यास उसकी त्रिज्या की लंबाई का क्या होता है? 2 गुना होता है। अब देखिए डायग्राम से समझिए इसे। ये क्या है? व्रत का केंद्र है, व्रत का केंद्र है ये। ठीक है, अब क्या कह रहा है? केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखाखंड। अब ये केंद्र से होकर गुजर रही है, केंद्र से व्रत पर कोई स्थित में बिंदु ले लिया, यहाँ से केंद्र से होकर गुजरने वाला रेखाखंड क्या होता है? व्रत का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्रत का व्यास। ये व्रत का व्यास हो गया, ये केंद्र हो गया। ठीक है, जिसे हम ए बी नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया व्रत का व्यास। अब है व्रत की परिधि। परिधि क्या होती है? व्रताकार घेरे की लंबाई को उस व्रत की परिधि कहते हैं। ये है ना, ये क्या है? व्रत की परिधि है। व्रत की लंबाई को हम क्या कहेंगे? घेरे की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? व्रत की परिधि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। व्रत की परिधि को क्या बोलते हैं? परिधि को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, परिधि को हम सी से दर्शाते हैं। किससे? सी से दर्शाते हैं। अब आती है नेक्स्ट व्रत की जीवा। व्रत की जीवा क्या होती है? व्रत पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड व्रत की जीवा कहलाती है। व्रत पर किन्हीं 2 बिंदु, हमने व्रत पर हमने 2 बिंदु ले लिए, हम इन्हें मिला देंगे तो क्या हो जाएगी? ये व्रत की ये जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवा, जैसे हमने ए बी और सी डी नाम दे दिया, तो व्रत की जीवा क्या होगी? ए बी और सी डी क्या कहलाएगी? व्रत की जीवा कहलाएगी। अब नेक्स्ट आता है व्रतखंड। क्या आता है? व्रतखंड। व्रत के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र व्रतखंड कहलाता है। व्रत के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र व्रतखंड कहलाता है। इसमें भी देखो 2 होते हैं व्रतखंड, दीर्घ व्रतखंड और लघु व्रतखंड। अब इस डायग्राम से समझते हैं। ये केंद्र O है, हमने क्या किया? व्रत पर कोई बिंदु लिए 2, तो ये क्या हो गया? हम बिंदुओं को मिला देंगे तो क्या हो जाएगी? व्रत की जीवा हो जाएगी। और व्रत के चाप क्या होता है? अब देखो ये क्या है? ये क्या कहलाएगा? ये व्रत का चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए पी बी ये क्या है? चाप है। तो क्या हो गया? इतना हिस्सा क्या कहलाएगा? लघु व्रतखंड, ऊपर का हिस्सा दीर्घ व्रतखंड। ये लघु मतलब छोटा और ये बड़ा, लघु व्रतखंड और दीर्घ व्रतखंड। अब नेक्स्ट आता है त्रिज्यखंड। क्या होता है? देखिए, व्रत के केंद्र से जाने वाली 2 त्रिज्याओं और उनके बीच के चाप से घिरे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं।
अब है त्रिज्यखंड। वृत्त के केंद्र से जाने वाली दो त्रिज्याओं और उनके बीच के चाप से घिरे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्त का केंद्र हो गया ये ओ, दो त्रिज्या जा रही है ए, कौन कौन सी त्रिज्या जा रही है, ए ओ और बी ओ, या ओ ए या ओ बी, ये क्या है, ये त्रिज्या हो गई। उनके बीच के चाप, यह बीच का चाप क्या है, ए पी बी हो गया। एक क्या हो गया, एक ये वाला चाप हो गया बड़ा वाला, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये वाला, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, लघु यानी कि छोटा त्रिज्यखंड होता है, और ये बीच का ऊपर वाला दिया गया ना कि बड़ा त्रिज्यखंड हो गया, तो ये हो गया त्रिज्यखंड। अब देखिए वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। तो व्यास को क्या बोलते हैं, हम व्यास को बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलेंगे, डायमीटर, यानी कि डायमीटर, ठीक है। व्यास को 14A के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसका इंट्रो पढ़ा था। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पार्श्व चित्र को देखकर लिखिए। इसमें चित्र दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके हमें अब आंसर बताने हैं, ठीक है ना। पहला है वृत्त का केंद्र। क्या है वृत्त का केंद्र, तो यहां लिखेंगे हम वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। अब लिखिए, अब दे रहा है 3 त्रिज्याओं के नाम। कौन कौन सी त्रिज्याएं हो गई, ओ सी, ओ बी और ओ डी। अब तीसरा देखिए, एक व्यास का नाम। एक व्यास का नाम, व्यास क्या है, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या होती है, व्यास होती है। केंद्र से होकर जाने वाली, और वृत्त पर 2 बिंदु स्थित है, जो जिसे हम मिलाएंगे तो क्या होगा, एक व्यास बनेगा। क्या बनेगा, व्यास। तो क्या हो गई, बी ओ सी। 2 जीवाओं के नाम, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। अंतर क्षेत्र में एक बिंदु, यहां पे मैं ई लिखना भूल गई हूं, तो क्या आएगा, बिंदु ई। बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु, तो इसके बाह्य क्षेत्र में कोई बिंदु नहीं है। सारे बिंदु कहाँ पे, वृत्त पर हैं, तो लिख देंगे कोई नहीं। अब है 4 चाप, 2 दीर्घ 2 लघु। तो हमें क्या करना है, 4 चापों के नाम लिखने हैं, 2 छोटे और 2 बड़े। तो देखिए कौन कौन से होंगे। एक तो हो जाएगा ए बी, यहां से लेकर ये ए बी, तो लिखेंगे यहाँ पे हम ए बी, और एक ए बी हो गया और एक ए सी हो गया, ठीक है, ए बी और ए सी। अब लघु हो गए, अब लिखने हैं दीर्घ। दीर्घ कौन कौन से होंगे, देखिए यहां से ऐसे गोल करेंगे, कितना दीर्घ हो जाएगा, बी ए सी डी, या फिर ए बी सी डी। कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा, ए बी डी सी। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कौन सा, ये वाला, तो लिखेंगे हम ए बी डी सी, ए बी डी सी। और ये कौन सा होगा, एक होगा बी डी सी ए, लिखेंगे यहाँ पे बी डी सी ए, बी डी सी, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, ऊपर लिख दे रही हूँ, ठीक है, बी डी सी ए। अब है एक अर्धवृत्त का नाम। अर्धवृत्त मतलब होता है आधा वृत्त, आधा वृत्त। क्या हो जाएगा, ये रहा बी ए सी, यानी कि एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा इधर हो गया, तो क्या हो जाएगा, बी ए सी। तो हम लिखेंगे बी ए सी। तो
तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पार्श्व चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, चित्रानुसार वृत्त के निम्नलिखित अंगों के विशिष्ट नाम दें। रेखाखंड ओ ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेखाखंड ओ ए त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या। रेखाखंड ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी क्या है, ए बी जीवा है, तो लिखेंगे ए बी क्या है, जीवा है। और सी डी क्या है, केंद्र से होकर जा रही है, तो क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा। चाप सी बी डी, तो ये क्या है, आधा वृत्त है, तो लिखेंगे अर्धवृत्त। और सी ए डी, ये भी आधा वृत्त है, तो अर्धवृत्त। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैंने छोड़ दिया है, थर्ड वाला देखिए, प्रकार की सहायता से निम्नलिखित व्यास के वृत्त खींचिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए हल। डी बराबर क्या दिया हुआ है, 7.6 सेंटीमीटर व्यास हमें दिया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें वृत्त खींचने के लिए त्रिज्या निकालनी पड़ती है, तो आर बराबर 7.6/2। आर बराबर क्या होता है, d/2 होता है ना, यहाँ लिख देंगे आर बराबर d/2 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये इसे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रकार लेंगे, प्रकार और पटरी लेंगे। इसमें हम 3.8 सेंटीमीटर की दूरी भर के एक गोला खींच लेंगे, वृत्त खींच लेंगे, ठीक है ना। 3.8 सेंटीमीटर की दूरी भर के एक वृत्त खींच लेंगे। तो खींचिए, ऐसे रखेंगे हम। जी मान लीजिए 3.8 सेंटीमीटर का गोला है ये। तो क्या हो जाएगा, ये बीच में केंद्र हो जाएगा। ये कितनी हो जाएगी त्रिज्या, 3.8 हो जाएगी। और ये पूरा व्यास कितना हो जाएगा, 7.6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये हमसे पूछा था, ठीक है ना। ये व्यास ए बी हो जाएगा, ए बी बराबर 7.6 और ओ बी बराबर त्रिज्या बराबर 3.8 सेंटीमीटर। तो हमसे यही पूछा था। तो ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का क्या हो गया, पहला वाला हो गया। इसमें एक और है, वो आप खुद करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 वाला देखिए। देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य बताइए। वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है, यानी कि क्या पूछा है, वृत्त की कोई हम वृत्त खींचेंगे, यहाँ पे मान लो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का केंद्र मानेंगे ओ, ये हुई वृत्त की त्रिज्या। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है, नहीं बिल्कुल नहीं होती है। जीवा कहाँ से होती है, जीवा यहाँ से। अब देखिए, अब है वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होती है, वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होती है। तो क्या हुआ, ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का व्यास यानी कि वृत्त का व्यास क्या, परिधि पर स्थित दो बिंदु केंद्र से होकर जाएं। वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा, तो ये क्या हो जाएगी, जीवा भी तो कहलाएगी, तो सत्य हो जाएगा। ये व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यस बिल्कुल सही है। ये व्यास होता है जो वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है, वो जीवा कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। एक रेखाखंड ए बी खींचिए जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। बिंदु ए को केंद्र मानकर वृत्त इस प्रकार खींचिए कि वह बिंदु बी से होकर जाए। इस वृत्त की त्रिज्या नाप कर लिखिए। अब देखिए, इसमें क्या करना है, हमें स्केल लेना है,
स्केल में 4 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर की हमें क्या करनी है, एक रेखा खींचनी है। तो देखेंगे, तो मैं अंदाज से खींच रही हूँ 4 सेंटीमीटर की रेखा है। तो मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर की रेखा हो गई ए बी। अब बिंदु ए को केंद्र मानकर क्या करना है, एक वृत्त खींचना है जो बिंदु बी से होकर जाए, बिंदु बी से होकर जाए। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ऐसे रखेंगे तो क्या एक बिंदु कहाँ से हो जाएगी, कहाँ से होकर जाएगी, बी से होकर जाएगी, बी से। तो ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, बिंदु ए को केंद्र मानकर कहाँ से जाए, बिंदु बी से होकर जी हमारा जा रहा है। अब क्या कह रहा है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस वृत्त की जो त्रिज्या है क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। क्या होगी, ये 4 सेंटीमीटर की होगी त्रिज्या, क्या होगी 4 सेंटीमीटर की। और वृत्त का व्यास क्या होगा, क्योंकि व्यास क्या होता है, व्यास दूना होता है त्रिज्या का। तो क्या हो जाएगा, व्यास कितना हो जाएगा, व्यास 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास क्या हो जाएगा, व्यास 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और त्रिज्या कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। तो हमसे यही पूछा था। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज पूरी। क्वेश्चन क्या है देखिए, पार्श्वांक के चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। क्या दिया हुआ है, पार्श्वांक के चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र। तो ये वृत्त ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। फिर कह रहा है रेखाखंड ओ ए ओ बी ओ सी त्रिज्या है। ओ ए ओ बी और ओ सी क्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। फिर कह रहा है रेखाखंड ए बी ए सी तथा डी ई जीवाएं हैं। ए बी ए सी और डी ई, ये तीनों क्या है, ये तीनों जीवाएं हैं। फिर कह रहा है इनका एक त्रिज्यखंड ओ ए ओ बी, इनका एक त्रिज्यखंड ओ ए और ओ बी, ये वाला और ये वाला त्रिज्यखंड कौन सा वाला हुआ है, ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी तथा चाप ए एक्स बी से घिरा क्षेत्र। ये किससे घिरा क्षेत्र है, ए एक्स बी से, ये वाला चाप ए एक्स बी से घिरा क्षेत्र तथा उनके उसके संगत वृत्तखंड, उसके संगत वृत्तखंड जीवा ए बी तथा ए एक्स बी से, जीवा ए बी कहाँ है, जीवा ये दी, जीवा ए बी तथा ए एक्स बी चाप से घिरा क्षेत्र है, ठीक है। ये दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, इसी प्रकार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर चित्रानुसार अन्य 5 त्रिज्यखंडों के नाम तथा उनके संगत वृत्तखंडों के नाम लिखें। ये देखा। तो देखिए हम कैसे करेंगे, ऐसे हम सबसे पहले लिखेंगे, हम त्रिज्यखंड लिखेंगे। त्रिज्यखंड पहला वाला, ओ ए और ओ सी कौन सा हो जाएगा, ओ ए और ओ सी हो जाएगा। ओ ए त्रिज्यखंड ओ ए ओ सी, और फिर संगत वृत्तखंड कौन सा हो जाएगा, उसके संगत वृत्तखंड हो जाएगा हमारा, देखते हैं, ओ ए ओ सी संगत कौन सा हो जाएगा, ओ ए ओ सी। तो कौन सा हो जाएगा, ए बी सी, ए बी सी। तो लिख देंगे वृत्तखंड ए बी सी। अब देखिए दूसरा त्रिज्यखंड दूसरा कौन सा हो जाएगा, ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी हो जाएगा, या फिर ये वाला ओ बी ओ सी, ओ बी ओ सी। ये क्या हो जाएगा, किसके बाद इसका संगत वृत्तखंड क्या हो जाएगा, बी बाई सी। बी बाई सी। अब देखिए अब कौन सा हो जाएगा, अब हो जाएगा तुम्हारा, अब देखो हम यहां से इसे ऐसे मिलाएंगे, तो कौन सा हो जाएगा, ये देखिए ओ डी और ओ ई तो त्रिज्यखंड हो जाएंगे, ओ डी कोमा ओ ई,
और इसके संगत वृत्तखंड कौन सा हो जाएगा? OD और ई, OD और OE, तो कौन सा हो जाएगा? DRE। वृत्तखंड कौन सा हो जाएगा? DRE। चौथा देखिए, एक यहां से लाइन खींच लेते हैं ऐसे, OD सॉरी OR और OC, त्रिज्यखंड OR, OC, OR और OC, तो कौन सा हो जाएगा? REC हो जाएगा वृत्तखंड। REC हो जाएगा। अब पांचवा लास्ट वाला, कौन सा ले रहे हो? अब देखिए, अब हम लेते हैं OR, ये वाला OR और OB ले सकते हैं, OR और OB, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? DEB। OR और OB, तो वृत्तखंड हमारा क्या हो जाएगा? OR और OB लिया है हमने, क्या हो जाएगा? REB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? REB। OR OC ले लिया हमने, ठीक है ना? OR OA, या फिर ये वाला लो, OR OA ले लो, OR OA, ये वाला OR और OA, तो हमारा ये होगा RDA। तो हमारे ये हो गए त्रिज्यखंड और उसके संगत वृत्तखंड। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये? देखो कौन कौन, सबसे पहले हमने लिया OA और OC, यानी कि OA और OC, इसके संगत कौन सा वृत्तखंड है? ABC है, ABC। फिर हमने लिया OB OC, मतलब OB और OC, तो BYC हो जाएगा। ऐसे हम लेते जाएंगे और ये वृत्तखंड संगत होते जाएंगे, ठीक है ना? तो अब क्वेश्चन नंबर ये पहला वाला हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर पहला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पार्श्वांकित चित्र में छायांकित वृत्तखंड की जीवा तथा उसके संगत त्रिज्यखंड का नाम लिखिए। वृत्तखंड की जीवा का नाम बताना है। जीवा कौन सी हो जाएगी? जीवा हमारी ये रही, PQ। जीवा क्या हो जाएगी? PQ। हल लिखेंगे जीवा बराबर PQ, और उसके संगत त्रिज्यखंड का नाम क्या है? POQ। त्रिज्यखंड POQ, तो हमसे यही क्वेश्चन में पूछा था, तो ये हो गया आपका आंसर। इसी के साथ आपकी वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है और आपका ये वाला चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया है।